सातवें चरण की जो सुगबुगाहट है वह स्टार्ट हो चुकी है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उससे संबंधित क्या सूचना जारी हुई है और विभाग को, शिक्षा विभाग को जो रिक्तियां हैं, जो पद है, उसको भेजने की जो कवायद है वह भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। तो इसलिए वीडियो में और भी 7th फेज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे, जैसे हमेशा ही करते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें, स्किप ना करें और चैनल पर अगर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आरक्षण से रिलेटेड जो सूचना जारी है उसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि किशनगंज जो ज़िला है बिहार का, वहाँ से ये जो खबर प्रकाशित हुई है कि वहाँ पर 4000 शिक्षकों की होगी बहाली। तो ये बहाली ऑब्वियसली 7वें चरण की बहाली की ही बात यहाँ पर की गई है और जो पद हैं, जो रिक्तियाँ हैं, उनको भेजने का कार्य आप लोगों को बता दें कि जो डेडलाइन थी वह 30 जून है और 30 जून बहुत दूर नहीं है, केवल एक सप्ताह इसमें बचा हुआ है। तो देखिए ये खबर यहाँ पर यही प्रकाशित हुई है, सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। 7वें चरण का मुख्य उद्देश्य आप लोग जानते ही हैं सरकार का, एक तो बहाली करना तो है ही शिक्षकों की, दूसरा उद्देश्य है कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है उसको सुधारा जा सके, उसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सके। तो यहाँ लिखा है कि 7वें चरण में किशनगंज जिले में करीब 4000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। यहाँ पर इसलिए लिखा है कि पद खाली होते हैं लेकिन अभ्यर्थी कभी नहीं मिल पाता, या फिर जो सरकार की प्रक्रिया इस तरह की होती है कि बहालियां ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। शिक्षकों की रिक्तियों को लेकर मुख्यालय से सूची भी मांगी गई थी और मुख्यालय से मांगी गई सूची के आलोक में जो किशनगंज के डीईओ हैं सुभाष कुमार गुप्ता, उन्होंने भी जिले के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों से संबंधित अद्यतन स्थिति का आकलन किया था और नियोजन इकाईवार सीटों की गणना भी की गई थी। तो देखिए नियोजन इकाईवार सीटों की गणना यहाँ पर कर ली गई है और आगे इस खबर को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी पहले तो वही प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में छात्रों के जो अनुपात है उसी हिसाब से शिक्षक रखने की बात कही गई है, यानी कि जो नए पद है उनको भी सृजन यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि स्कूल्स में जिस हिसाब से एडमिशन है, जिस हिसाब से छात्रों की संख्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षक भी इस बार वहाँ पर रखे जाएंगे। तो इसलिए नए जो पद हैं उनके कैलकुलेशन का काम तेज़ी से चल रहा है और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो जो डीईओ हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि सभी प्रखंडों में रिक्तियों की गणना की गई थी, गणना के बाद रिक्तियों को विभाग के पास भेज दिया गया है। तो देखिए रिक्तियों को विभाग के पास भेज दिया गया है, पद सारे जो है विभाग के पास पहुंच रहे हैं। आगे विभागीय निर्देश मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो देखिए जिले जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ ही जिले ऐसे होंगे जहां से ये खबरें अभी तक नहीं आई हो या फिर जो रिक्तियों की गणना है प्रारंभिक के लिए नहीं हुई होगी। हर तरफ से हर जिले ने अपनी तरफ से प्रयास करके जो रिक्तियां हैं उनको छात्र शिक्षक अनुपात के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके शिक्षा विभाग के पास समर्पित कर दिया है और आगे जैसे डायरेक्शन मिलेगा तो डिस्ट्रिक्ट भी अपने अपने हिसाब से लेटर निकालेंगे। जिले की देखिए अन्य जो खबर है वह भी प्रकाशित है, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज ही बताया हुआ है। जैसे मिडिल स्कूलों में भाषा व विज्ञान विषय के शिक्षकों की ज़्यादा कमी है। तो मिडिल स्कूल यानी प्राथमिक और जो मध्य विद्यालय 1 to 8 की अगर बात करें तो वहाँ भाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला और सेकेंड जो लैंग्वेज है संस्कृत हो, पर्शियन हो, और विज्ञान के स्पेशली जो शिक्षक है उनकी भारी कमी है, क्योंकि 6th फेज में भी ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन जो है यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं हो पाया है। तो इसलिए ज़्यादा नियोजन की उम्मीद जो है 7वें चरण से अभ्यर्थियों ने लगाई हुई है कि धीरे धीरे शिक्षक नियोजन को लेकर जो व्यापक संशोधन समय है किया जाता रहा है। इसके बावजूद जिले में शिक्षकों के पद काफ़ी ज़्यादा रिक्त हैं। तो देखिए भाषा विज्ञान के विषय के जो सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, ये हम बार बार कहते हैं। सोशल साइंस में हो सकता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, शिक्षक क्योंकि पहले से ही मौजूद भी हैं स्कूल्स में, लेकिन भाषा, विज्ञान, गणित इन सब के शिक्षक आपको प्रारंभिक में यानी कि मध्य विद्यालयों में भी नहीं मिलेंगे। तो शिक्षा अधिकारी का यही कहना है कि हमारे ज़िले में वर्तमान में 4052 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और जो शिक्षक जैसे त्यागपत्र दे चुके हैं, मृत शिक्षक हैं, उन सबकी कोटि के शिक्षकों के पदों को भी यहाँ पर जोड़कर विभाग को भेज दिया गया है। तो ये बात हो गई 7वें चरण की बहाली की। इससे ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो डीईओ हैं स्वयं इस चीज़ को कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा आश्वस्त होना चाहिए कि 7वें चरण में बहाली ज़रूर हो जाएगी और यदि 6ठे चरण में नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पद जो हैं आने वाले हैं। 6 फेज के भी बचे हुए पद हैं और आगे भी काफ़ी ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं स्कूलों में आने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं आरक्षण संबंधित जो सूचना है उसके बारे में।
सूचना के लिए देखिए, ये जो खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है इसको पहले हमें पढ़ना होगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये सूचना क्या है, कौन से रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए, हेडलाइन है कि बिहार निवासी पिता की विवाहित बेटियों को ही सहायक प्रोफेसर नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये केवल प्रोफेसर नियुक्ति की बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, पहले तो इसको आप पढ़ लीजिए कि क्या है पूरा मामला। सहायक प्राध्यापक पद के लिए कुछ विवाहित महिला अभ्यर्थियों ने पिता की जगह पति के निवास प्रमाण पत्र किए हैं संलग्न। तो उसी के हवाले से देखिए, ये खबर आई है कि राज्य विद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में बिहार की वैसी विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं। तो इस आशय का अभिमत हाल में सामान्य प्रशासन विभाग ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दिया है। इसके इतर किसी भी विवाहित महिला को, यानी कि इसके इतर मतलब यहाँ पर हुआ इसके अलावा किसी भी विवाहित महिला को बिहार में लागू आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लें कि यदि आपके पिता बिहार के निवासी हैं और यदि आपकी जो शादी है, जो आपका विवाह है किसी दूसरे राज्य जैसे बंगाल, झारखंड, यूपी या कहीं हुआ है, तो आपको आरक्षण का लाभ जो है बिहार में नहीं मिलने वाला है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 17 जून को विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के लिए यह सूचना जारी कर इस प्रावधान के संदर्भ में बता दिया है। आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया कि पिता के नाम से जारी निवास प्रमाण पत्र ही आवेदन शुल्क में छूट के लिए मान्य होंगे। यानी कि पिता के नाम से यदि आपका निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन शुल्क वगैरह भी जो है उसमें छूट आपको तभी मिलेगी। जानकारी के मुताबिक हाल ही में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मैथिली विषय के आवेदकों की स्क्रूटनी की गई थी, जिसमें कई विवाहित महिला अभ्यर्थियों ने पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किए थे। तो इसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इन महिला अभ्यर्थियों के पिता बिहार राज्य के निवासी हैं अथवा नहीं। तो ये चीज़ जो है आप 7वें चरण की बहाली में भी जो विवाहित महिलाएं हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी, जो भाग लेंगी, आवेदन करेंगी 7वें चरण में, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि उनकी शादी जो है बिहार राज्य से बाहर हुई है और वह उनके पिता अगर बिहार के मूल निवासी हैं तो उनको बाहर राज्य यानी कि पति के यदि वो निवास प्रमाण पत्र लगाती हैं तो उनको आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस दौरान दोनों सदनों में 5-5 बैठकें भी होने वाली हैं। इसमें प्रथम अनुपूरक बजट के साथ साथ कई विधेयक भी पारित किए जाएंगे। तो ये एक अच्छा अवसर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी हो या फिर टीईटी अभ्यर्थी हो, शिक्षक संघ के अन्य जो ऑलरेडी सर्विस टीचर्स हैं, बहुत सारी मांगों को लेकर आए दिन पटना में जो है धरना करते रहते हैं। या फिर आगे 27 जून को हम लोग आपको बता दें कि एक और जो ट्रांसफ़र के लिए भी जो शिक्षक हैं वह धरना प्रदर्शन वगैरह करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा अवसर होता है जब कोई मानसून सत्र चलता है, विधानमंडल का, विधानसभा कोई सदन चलता है, कि सरकार को याद दिलाया जा सके, सरकार से अपनी जो मांगे हैं पूरी करवाई जा सके। तो इसमें भी जो है शिक्षक अभ्यर्थी जाकर अपनी मांगों को जोर शोर से उठा सकते हैं, क्योंकि अखबारों के माध्यम से यह खबरें भी आई हैं कि सरकारी स्कूल में अब निजी क्षेत्र के लोग भी सेवा देंगे। देखिए, इस तरह की अगर खबरें आएंगी तो एक नेगेटिविटी जो है शिक्षक अभ्यर्थियों में ज़रूर आती है, क्योंकि एक तरफ तो आप बहाली की बात कर रहे हैं सरकारी शिक्षकों की, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के टीचर